आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ। यस। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए। सर ये रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है जो पुरानी हो गई है ना। मैं वो कल करूंगा ना, मेरा तो लैपटॉप में वो मैं कल परसों करूंगा, संडे को मैं जाऊंगा दुकान में, थोड़ा सा वो व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, मैंने बताया था आपको एक बार। मैं कल परसों जाऊंगा, मैं ठीक करके उसको ठीक करूंगा। मैं व्हाट्सअप नहीं खुल रहा मेरे लैपटॉप में, नया सॉफ्टवेयर डलवाया था ना, तो वो खुल नहीं रहा है, मैं भेज दूंगा। ओके सर। संडे को मैं ठीक करूंगा, उसके बाद मैं ओके। इनसे मतलब वो सब रिकॉर्डिंग ओके सर। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, भेज नहीं रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर संगू वंश में एक ही शासक थे, पुष्यमित्र संगू, और भी थे? और भी थे लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन अच्छा ठीक है, ओके सर। राजा बहुत सारे होते हैं। अब जैसे क्या है कि मौर्य वंश में तीन शासक थोड़ी ना हुए थे, और भी शासक हुए थे, लेकिन वो उनका इम्पोर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब जैसे गुप्त वंश में है, गुप्त वंश पढ़ाऊंगा तो उसमें 24 शासक हुए थे। अब 24 शासक पढ़ने का मतलब ही नहीं कोई, उसमें मेन मेन जो है उसी को पढ़ना है, जिससे सवाल पूछते हैं और जिनने महत्वपूर्ण काम किया है। देखिए दुनिया में क्या होता है, जो ज्यादा अच्छा काम करता है उसी को ज्यादा हाईलाइट होता है, जो नहीं काम किया उसी को कहीं भी कदर नहीं होता, वो हर जगह होता है। तो इसमें भी क्या होता है, जिनका इम्पोर्टेंस ज्यादा है हिस्ट्री में उनको हमें पढ़ना है, नहीं तो बाकी दुनिया में सभी लोग जीते ही है, खाना पीना खा के मरना सबको ही है, वो सबको लेके चलेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। देखिए कल आपको बताया था गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बताया था। पहले गवर्नर जनरल बताया था, बंगाल के गवर्नर जनरल बताए थे, एक वारेन हेस्टिंग। ठीक है, सभी गवर्नर जनरल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत सारे गवर्नर जनरल है, उतना सारा आपको पढ़ना नहीं है। जो मेन मेन जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वहां से आपको पूछाऊंगा। अब गवर्नर जनरल भी क्या 100 के करीब है, उतना लिखाएंगे तो आप भी पढ़ नहीं पाएंगे और कोई फायदा भी नहीं है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल आपको पता है कि वारेन हेस्टिंग पहले थे। और भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? आपका लॉर्ड कैनिंग, ये आपको बता दिया था। और वारेन हेस्टिंग के बारे में बता दूं, जो आधुनिक न्याय व्यवस्था है उसका जनक है। और जो कार्नवालिस है, सिविल सर्विस सर्विस का जनक है, पुलिस व्यवस्था का जनक है। उस पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया था। और भारत में न्यायपालिका यानी कुल मिला के क्या, कलेक्टर और क्या था, न्यायाधीशों के पद को अलग अलग कर दिया। जो आज भी देखिए डीएम अलग होता है और न्यायाधीश अलग होते हैं। हर जिले में आप जानते हैं मुख्य न्यायिक न्याय मजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है वो अलग होते हैं और डीएम अलग होते हैं, दोनों का काम अलग अलग होता है। ये काम क्या है, कानावालिस ने किया था। और पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किया था कि पहले क्या था, राजा क्या था, पुलिस नहीं रखता था बल्कि सेना ही पुलिस का काम करता था। और ग्रामीण स्तर पर क्या होता था, एक दो व्यक्ति को उसको ग्राम चौकीदार के रूप में उसको, आज भी देखिए भारत में ये व्यवस्था आज भी चलता है। आज भी देखिए गांव में क्या था, दो व्यक्ति को क्या बना देते, चौकीदार बना देते गाँव के। जो गांव में कोई चोरी वगैरह कुछ ना हो, रात में वो ड्यूटी वगैरह लगाते हैं, लेकिन इतना तो काम करते करते नहीं है, लेकिन वो पहले बहुत कठोरता करते थे काम। अब देखिए कार्नावालिस के बाद जो मेन दूसरा जो शासक बना था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लॉर्ड वेलेजली। देखिए लॉर्ड वेलेजली क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले समझिएगा। उन्होंने सबसे पहले भारत में सायक संधि, यानी जिसको सब सब जो अलायंस कहते हैं, वो अलायंस उन्होंने शुरू करवाया था, लॉर्ड वेलेजली ने। अगला लिख लीजिएगा, वेलेजली। इनका सबसे मुख्य काम था सायक संधि। देखिए सायक संधि के माध्यम से क्या है, जो उस समय के जो विदेशी रियासत थे उनको कंपनी के में मिलाना का शुरू किया था। इसमें यह नियम था कि जो कमजोर शासक थे उनके वहां पे अंग्रेजी रेजिमेंट, मतलब एक सेना की टुकड़ी रखी जाती थी। और उस सेना की टुकड़ी पर का खर्च क्या था, वो राजा या जो भी थे वो उठाते थे, नवाब। और जो राजा या जो नवाब होते थे उनका जो विदेश नीति होता था वो अंग्रेजों के हाथ में होता था। इसमें विदेश नीति में जो फॉरेन पॉलिसी क्या होता था, देशी राजा नहीं निभाते थे बल्कि ब्रिटिश शासक इसको निभाते थे। और इसमें जो
पहली बार जो जिस राज्य ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था वो था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो इसमें क्या था, देखिए इस सहायक संधि में क्या था, पहले तो क्या होगा, जो भी राज्य होगा, देशी राज्य एक देशी राज्य अपने खर्च पर एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना पड़ेगा। या रखता था, रखता पड़ेगा या रखता था अपने खर्च पे। और दूसरा है जो मेन पॉइंट उसका, देशी रियासत का विदेश नीति कंपनी के हाथ में, कंपनी के हाथ में चला गया। जो विदेश नीति होगा अब वो देशी राज्य के राजा या जो भी नवाब थे वो अब नहीं कर सकते। उसका निर्धारण कौन करेंगे, अब कंपनियां जो उसमें तो ब्रिटिश कंपनी की शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ये जो सहायक संधि है ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लॉर्ड वेलेस्ली का। तो लॉर्ड वेलेस्ली का सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, ये सहायक संधि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं आप जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए एक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे और ये लॉर्ड हेस्टिंग है केवल। इसका इम्पोर्टेंट काम था संगोली की संधि। कब हुआ था संगोली की संधि, और ये संगोली की संधि के बाद क्या हुआ उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड संबंधित इसलिए आपको लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगोली की संधि के बाद क्या है, गोरखा राज समाप्त हो गया था उत्तराखंड से। और गोरखा के समाप्ति के बाद क्या हुआ था कि केवल टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड में कंपनी का राज शुरू हो गया। किसका राज शुरू हो गया था, कंपनी का राज शुरू हुआ था। तो संगोली की संधि किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुआ था। ध्यान, इनके किनके किनके बीच हुआ था, कंपनी कंपनी ना अंग्रेज, कंपनी और गोरखा। और इसका परिणाम क्या हुआ, उत्तराखंड में उत्तराखंड से गोरखा राज समाप्त हो गया। संगोली कहाँ पे है, बिहार में। अगर आपसे पूछा जाए कि संगोली एक जगह है तो संगोली कहाँ पे है, आपके बिहार में है। तो संगोली कहाँ पे है आपका, बिहार में है, तो वहां पे इसको संधि को लाया गया था। उसके बाद आते हैं अगला, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। दूसरी बात है सती प्रथा इसके समय पर समाप्त हुआ, सती प्रथा का अंत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ
भारत में आप लोग बताइए, अंग्रेजी शिक्षा भारत में कब से लागू हुआ है? 54 54 मैकाले के आने से। हाँ हाँ, तो कब है सन बताइए। 1854 35, हाँ भाई, सॉरी। इसी हाँ टाइम से 1830। क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा, देखिए अंग्रेजी शिक्षा में क्या है, उच्च शिक्षा में था, प्राथमिक शिक्षा में नहीं था, ध्यान देखिएगा। दो तरह के उस समय एजुकेशन था, जो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, और जो प्राइमरी एजुकेशन जिसे एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में अंग्रेजी कंपलसरी नहीं था, अंग्रेजी से पढ़ा सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं था। लेकिन जो क्या था, हायर एजुकेशन था, उसमें क्या था, अंग्रेजी कंपलसरी था। और इसमें मैकेले ने एक पत्र लिखा था, उस पत्र का नाम क्या था इसमें, मैकेले मिनट्स। मैकाले का घोषणा मैकेले स्मरण कहते हैं या मैकेले मिनट्स। का घोषणा। वो मैकेले स्मरण पत्र लिख लीजिएगा। स्मरण पत्र के माध्यम से क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा स्थापित किया गया था, उच्च शिक्षा में, वो भी किसमें, उच्च शिक्षा में। 1835, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय। तीसरी बात क्या है, इनके समय पे विधि आयोग का गठन, पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। और पहला विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकेले। लॉर्ड मैकेले क्या था, पहले विधि सदस्य बने थे। विधि आयोग के पहले सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकेले थे इस समय। इसके समय पे सबसे पहले कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खोला गया था, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला गया था इनके समय में, ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज है, इन्होंने ठगों का अंत किया, ठगों का अंत किया। ठग एक प्रकार के लूटपाट करते थे, उनका अंत इनके समय पे किया गया था। ठगों का क्या अंत इनके समय पे किया गया था। ठग एक प्रकार के क्या है, लूटपाट करने वाले थे, तो उन्हीं को क्या है, इन्होंने समाप्त करने का काम किया है। और ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, वो उदारवादी थे, क्या थे, उदार थे, मतलब लोगों को अच्छा के सती प्रथा जैसे खत्म किया। उसके बाद जो भ्रूण हत्या है या बाल हत्या जैसे कहते हैं, उस पर भी कानून बनाया। उसके बाद जो मेनली दास प्रथा पर भी कानून बनाया। दास, देखिए इन पे कानून तो बनाया, लेकिन लागू क्या था, इसके बाद हुआ था। दास प्रथा हो गया, जो स्लेव सिस्टम हुआ, और जो बाल हत्या, देखिए बल जिसको बलि प्रथा कहते हैं, पहले बच्चों को भी बलि दी जाती थी। तंत्र मंत्र विद्या होते ना, आज भी देखिए काय काय देते हैं, तो तंत्र मंत्र विद्या के लिए बच्चों को बलि दी जाती थी, या उनके शरीर को से वक्त वक्त निकला जाता था, बहुत सारे क्रूर काम करते थे। तो उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। दूसरा क्या है, क्या जो दास प्रथा था, दास प्रथा का भी अंत की कानून इस समय बना था, लेकिन बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो अलग बात है। अगला, लॉर्ड मैटकॉफ। इन्हें क्या कहा जाता है, देखिए इन्हें कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है, वो उन्हें क्या कहते हैं, लॉर्ड मैटकॉफ के समझते हैं इसको। उन्हें भारत की प्रेस के बारे में बहुत अच्छा काम किया था, भारतीय प्रेस को आगे बढ़ाने में मदद किया था, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, लॉर्ड मैटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी।
जो लॉर्ड डलहौजी है, इसे आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। भारत का निर्माता यानी फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों कहते हैं समझिए, देखिए भारत में रेलवे, डाक, पीडब्ल्यू, उसके बाद जितने भी अच्छे अच्छे चीजें जो इनोवेशन के लिए चाहिए, वो सब इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। क्या क्या शुरू किया था उन्होंने? रेलवे। कब शुरू किया था रेलवे? 1853 में। कहाँ से? 53। हाँ 53। हाँ, कॉल मुंबई से कॉल मुंबई से थाने। ठाणे के बीच में शुरू किया गया। लगभग 30 किलोमीटर चला था, 30 या 24 किलोमीटर है, वो चला था, उसका तो नहीं पूछेगा तो ध्यान दिएगा। तो रेलवे का विकास इनके समय पर हुआ, ध्यान दिएगा, रेलवे का विकास इन्हीं के समय पर हुआ था। उसके बाद डाक विभाग बनाया गया था इनके समय पे, 1854 में बनाया गया था। उसके बाद इसके समय में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बनाया गया था। पीडब्ल्यू विभाग, पीडब्ल्यू जानते हैं आप लोग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से कहते हैं। और इसी में क्या था, इन्होंने कौन सा रोड बनाया था फिर से? जीटी रोड बनाया था। घाटन। हाँ, तो जीटी रोड इनके समय पे फिर से बनाया गया था, जो पहले अशोक ने बनवाया था, बाद में शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और बाद में इनके समय पे बनाया गया था। जो कोलकाता से क्या कहा जाता है, अमृतसर होके क्या था, पाकिस्तान पेशावर तक जाता था। तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी क्या है, इन्हीं के समय पे बनाया गया था। पीडब्ल्यू जो आजकल जो निर्माण कार्य करते हैं, इन्हीं के समय पे भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था। कहाँ खोला गया था? रुड़की में। ठीक है, इनके समय पे भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था रुड़की में। इन्हीं के समय पे ऊपर ही गंगा कैनल बनाया गया था। ऊपर ही गंगा कैनल देखते हैं, जो आज जो हरिद्वार पे जाती है, जिसको कहते हैं ऊपरी गंगा नहर। तो सिंचाई विभाग में भी अच्छा काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। इसे, तो कॉलेज का नाम क्या था उस समय? थॉमसन कॉलेज। आज उसको आईआईटी रुड़की कहते हैं। ठीक है, ध्यान देगा। तो ये सारे जो काम किए गए हैं, ये लॉर्ड डलहौजी के समय पे किया। लेकिन इनका सबसे जो विवादित काम है, वो है हड़प नीति। राज्य हड़प नीति कहते हैं इसको, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति में मेन था क्या था, अगर कोई राजा अगर बिना संतान के डेथ हो जाते तो उसका राज्य को क्या है, कंपनी शासन में मिला दिया जाता था। यह है हड़प नीति की मूल सिद्धांत। अगर कोई राजा, देखिए उसमें भी तीन का नियम थे, ऐसे नहीं कि केवल एक ही नियम था उसमें। अगर मान लेते हैं कोई राजा जिनका निसंतान है, अगर राजा मरने से पहले अगर किसी को गोद ले लेते थे, तो उस राज्य को हड़पते नहीं थे। अगर राजा मरने के बाद अगर उस साम्राज्य चलाने के लिए कोई गोद लेते तो उसको हड़पते थे। और अगर कोई क्या है, कोई बच्चा को गोद लेते थे उस राज परिवार के लोग, अगर अंग्रेजों के सहमति से लेते थे, तो उसमें क्या था, वो अंग्रेजों के अधीन राज्य बना जाता था, लेकिन हड़पते नहीं थे। अब रानी लक्ष्मीबाई वाला जो झांसी को अपनाया गया था ना, उसमें तीसरा जो था, जिसमें क्या था, राजा के मरने के बाद वो पुत्रों को अपनाया गया था, इसलिए उसको हड़प लिया गया था। उसको कहते तीन नियम था। तो वो क्या था, तो जो तीसरा नियम था, जिसमें राजा के मृत्यु के बाद अगर संतान को गोद लिया जाता था, तो उसको पूरी तरह से क्या था, हड़प लेते थे। ये नियम था, लेकिन उसमें भी अब जब नियम होते तो नियम को अब जब शासक तोड़ते भी थे, ये तो नियम था, और तोड़ने का भी अलग अलग नियम था। तो राज्य हड़प नीति। और एक बात नहीं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे ज्यादा जो विकास किया, जो विस्तार दिया, वो लॉर्ड डलहौजी के समय से ज्यादा विस्तार हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय पे क्या होता कि सबसे ज्यादा विकास, या जो सबसे ज्यादा जो ब्रिटिश या कह सकते कंपनी जो साम्राज्य था, उसके विस्तार, बहुत सारे राज्यों को जीत लिया था। जैसे अवध को जीता, झांसी को जीता, उदयपुर को जीता, बहुत सारी चीजें उस समय में जीत लिया था।
और इसी के समय पे जो शिमला है वो क्या है, भारत का ग्रीष्मकालीन यानी जो विंटर कैपिटल बना था। इनके इनके समय क्या हुआ था, जो शिमला था ये क्या था, भारत का शीतकालीन राजधानी था। मेन राजधानी कहा था कलकत्ता, और ये शीतकालीन राजधानी बन गया क्योंकि गर्मी लगता था, गर्मी का तो सब पहाड़ों में भागे भागे दौड़ते थे ये लोग। ग्रीष्मकालीन राजधानी। हाँ वहाँ सॉरी सॉरी ग्रीष्मकालीन, शीत की जगह उसको ग्रीष्म कहते हैं। शीतकालीन तो था ही, इसको ग्रीष्मकालीन यानी समर जो है उसी काटेगा इसको ग्रीष्म। ठीक है, तो शिमला को बनाया गया था राजधानी। तो ये बहुत ही और आधुनिक भारत का निर्माता इन्हें कहा जाता है। जो आज बैंक सिस्टम जो देख रहे हैं, LIC सिस्टम जो देख रहे हैं, उसके बाद कंपनी सिस्टम जो देख रहे हैं, रेलवे में जो ठेकेदारी प्रथा जो शुरू किया है सब डलहौजी ने रेलवे में ठेकेदारी प्रथा को शुरू करके रेलवे को बहुत जल्दी डेवलपमेंट करने का काम किया है हर जगह। तो इसके समय पे ये सारे सब किया गया था। उसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पता था कि पहला वायसराय भारत का प्रथम वायसराय, और इन्हीं के समय पे 1857 का विद्रोह हुआ था। इन्हीं के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। इसी के समय पे और क्या चीज हुआ था, पहली बार बजट पेश किया गया था। तीसरी चीज CRPC एंड CRPC जो बनाया गया था इसी समय बनाया गया। CRPC और पुलिस एक्ट बनाया गया। अध्यादेश को शासन में शामिल किया गया, ऑर्डिनेंस। अब इन्हीं के समय हुआ है। बजट सबसे पहले 1960 में इसी के समय पेश किया गया था। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है और पुलिस एक्ट है, अभी भी इन्हीं के समय जो बनाया गया ना वही चल रहा है। बहुत सारे नियम चल रहे हैं, कुछ बदलाव हुआ है लेकिन बहुत सारे नियम इसलिए क्या है, उन सभी नियम को बदलना चाहिए। इसलिए कभी कभी पुलिस वाले बच जाते हैं बहुत टाइप का, जैसे कस्टडी वगैरह में डेथ हो जाता है उसमें पुलिस वाले बच जाते हैं। अंग्रेजों का काम था भारतीय लोगों को सीधा करना, सीधा सही से रहे, उनका उपद्रव न करे इसके लिए। वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें पुलिस को ज्यादा लोगों को सहायता करे। आज भी देखिए जब गाँव वगैरह में चली जाइएगा, इतना डेवलपमेंट होने के बाद पुलिस को देख के लोग पता नहीं नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव से ज्यादा, नेगेटिव से ज्यादा क्या है पॉजिटिव को ही सोचते हैं। तो नेगेटिव की जगह क्या है, ज्यादा पॉजिटिव को सोचते हैं। तो ये क्या है आपके लॉर्ड कैनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला लॉर्ड रिटन, लिटन लिटन
ये बहुत बड़े कवि थे। अगर आप लोग इंग्लिश से कोई है तो आप लोग जानते हैं लॉर्ड लेटन क्या था, बहुत बड़े पोयम थे, पोएट थे, बहुत सारे कविता लिखे इन्होंने अंग्रेजी में। तो हम उसमें बात नहीं करते। देखिए इनके समय पे क्या हुआ था पहले समझ लीजिएगा। इनके समय पे दिल्ली दरबार हुआ था, यानी ब्रिटेन के महाराज और महारानी यहाँ पे पधारे थे, तो दिल्ली दरबार से गए थे। उसके बाद आर्म्स एक्ट बनाए गए थे। आर्म्स एक्ट मतलब कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। आर्म्स एक्ट कहते हैं इसको, जो हथियार कहते थे। दूसरी बात, वर्नाकुलर एक्ट बनाया गया था। वर्नाकुलर एक्ट, जिसे देशी भाषा अधिनियम कहा जाता है। वर्नाकुलर एक्ट को क्या कहते हैं? देशी भाषा अधिनियम। यानी जो भी व्यक्ति अंग्रेजी को छोड़कर देशी भाषा में कोई भी पत्र पत्रिका निकालेगा तो उसको पहले मजिस्ट्रेट के सामने भेजना होगा, और मजिस्ट्रेट उसको पढ़ के जब ओके करेंगे तभी वो छाप सकते हैं। मतलब अपने मन से कोई कुछ छाप नहीं सकते। तो इसलिए क्या था, इसको वर्नाकुलर एक्ट कहते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे देशी भाषा के जो प्रेस थे उसको बंद कर दिया गया था। उन पे क्या था, इससे सरकार के खिलाफ बहुत सारे क्या था जो आलोचना की जाती थी, उन पत्रिका को बंद कर दिया गया था। तो इनका देशी भाषा अधिनियम या वर्नाकुलर एक्ट कहा जाता है। आर्म्स एक्ट इसके समय पे आया था, दिल्ली दरबार के समय पे हुआ था, जो लॉर्ड लिटन कहते हैं, और ये बहुत बड़े कवि थे। क्या थे? कवि। इसमें एक शासक और लिख लीजिएगा, एक लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की, जो राजस्थान में मेयो कॉलेज। देखिए मेयो कॉलेज का जो स्थापना किया था ना, जो राज परिवार के जो लोग थे, जैसे राजकुमार या राजकुमारी लोग थे, उनको पढ़ने के लिए मेयो कॉलेज बनाया गया था, आम जनता के लिए नहीं बनाया गया था। तो मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। दूसरी बात क्या था, इनके समय पे भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। जनगणना, सेंसस क्या हुआ था? 1872। यानी इसके समय पे दो काम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, एक तो मेयो कॉलेज बनाया गया, और दूसरा क्या, प्रथम जनगणना हुआ। और तीसरी है वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू कर दिया गया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण, पहले क्या था, जो भी टैक्सेस आते थे वो एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता, अब उसको अलग अलग कर दिया गया। विकेंद्र में डिसेंट्रलाइज करना। तीन काम इनके समय पे हुआ है। मेयो कॉलेज की स्थापना हुई है, प्रथम जनगणना हुई है, और वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत भारत में पहली बार हुआ है। तो भारत में पहली बार जो वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई है वो लॉर्ड मेयो के समय पे किया गया था। आगे है लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन है बहुत उदारवादी थे, भारत के उद्धारक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या है, भारत के उद्धारक कहा जाता है। देखिए इन्होंने क्या शुरू किया। पहली बात है, इन्होंने स्थानीय स्वशासन शुरू किया था। स्थानीय स्वशासन मतलब नगर पालिका में चुनाव करवाना शुरू किया था। लोकल गवर्नमेंट से कहते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन किसने शुरुआत की था? दूसरी बात है, इनके समय पे 1881 में प्रथम वैज्ञानिक विधि द्वारा जनगणना हुई थी। जनगणना देखिए पहले बार जो का मेयो ने करवाया था ना, वो वैज्ञानिक विधि से नहीं था, मतलब उन्होंने सैंपल वाइज किया था, और उन्होंने क्या पूरा सिस्टमेटिक ढंग से किया गया था। कैसे? पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने किया गया था। दूसरी बात है, इन्होंने अकाल कमीशन बनाया था।
यानी जो अकाल होता था उसको कमीशन बनाते थे। दूसरी बात यहाँ इन्होंने शिक्षक कमेटी बनाया था, शिक्षा कमेटी बनाया था, जिसको हंटर कमेटी कहते हैं। तो कौन सा कमेटी में था? हंटर कमेटी। आप लोगों ने पढ़े होंगे बीएड वगैरह में, हंटर कमेटी जो बनाया गया था शिक्षा संबंधित था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया था, बल दिया गया था। अकाल कमेटी बनाया गया था, नहीं जो सूखा पड़ा था तो उस पर उन्होंने अकाल कमेटी बनाया था। और 1881 में प्रथम वैज्ञानिक विधि द्वारा क्या है, जनगणना और स्थानीय स्वशासन, जिसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, उनको इसमें सबसे पहले स्थापित किया था। और देखिए, और एक क्या था, इन्होंने क्या था, इनके समय पे एक बिल लाया गया था, जो क्या था, जिसमें पहले जाते क्या था, जो अंग्रेज अगर कोई अपराध करता था तो उनका केस केवल अंग्रेज जज ही सुन सकते थे, समझिएगा। इसको इल्बर्ट विल कहा जाता था। तो इनके समय पे एक चीज आया था कि जो भी भारतीय जज हो गए वो भी क्या है, अंग्रेजी लोगों का मुकदमा सुन सकते थे, तो उसको कहते हैं इल्बर्ट बिल। बिल भी क्या है, इनके समय पे लाया गया था। इसमें क्या था कि पहले ये विधि था कि अंग्रेज अगर कोई गुनाह करते हैं, या अंग्रेज और भारतीय के बीच में अगर कोई मारपीट होता है, तो उस मारपीट का जो केस होगा, वो जो सुनवाई करेंगे वो अंग्रेज क्या होना चाहिए, या यूरोपियन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई होगा। तो जिससे क्या था, पक्षपात हो ही जाता था। तो इसलिए क्या है, इसको लाया गया था इल्बर्ट विल। और इल्बर्ट विल के माध्यम से ये बात की गई थी कि जो भी मैटर होगा, वो कोई भी भारतीय जज भी उस बिल को, मतलब उस केस को सुन सकते थे। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। और इसी को बाद में भारतीय जो नेता थे उनको उनका समर्थन दिया, तो उसी से क्या होता है, ये आगे बढ़े। उसके बाद देखिए, लॉर्ड डॉफ्रिन, आप लोगों को बता दिया था कि उसमें कांग्रेस की स्थापना हुआ था लॉर्ड डॉफ्रिन के समय पे, उसको हम नहीं लिखाएंगे। उसके बाद लिखिए लॉर्ड मिंटो लिखेगा। ठीक है, इनके समय में क्या है, पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया था, जो कहते हैं सेपरेट कंस्टिट्यूंसी राइट से कहते हैं। तो सेपरेट कंस्टिट्यूंसी राइट किसमें दिया गया था पहले, आपको लॉर्ड मिंटो के माध्यम से कब दिया गया था, 1909 को दिया गया था चंडीगढ़। और इसमें किसको दिया गया था, मुस्लिमों को दिया गया था। तो मुस्लिमों को क्या दिया गया था, पहली बार पृथक निर्वाचन अधिकार या सेपरेट कंस्टिट्यूंसी राइट्स जो दिया गया था, वो लॉर्ड मिंटो के समय पे दिया गया था। हाँ जगह ये बहुत बड़ा, मतलब इसी को देखिए, ये जो सिस्टम है, इसी को क्या है, इसी के समय पे एक नया सिस्टम चला था, जिसको बांटो और राज करो की नीति कहते हैं, डिवाइड एंड रूल से कहते हैं। डिवाइड एंड रूल जो शुरू किया गया था प्रथा, वो लॉर्ड मिंटो के माध्यम से किया था, कि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम शुरू किया है, जो ये पृथक निर्वाचन आगे चलते पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन का मुख्य कारण नहीं माना जाता है, इनके समय पे किया गया था। तो इनमें क्या हुआ था, बांटो और राज करो की जो नीति है, वो लॉर्ड मिंटो के समय हुआ था। और पृथक निर्वाचन का जो अधिकार दिया गया था 1909 में मुस्लिमों को जो जो दिया गया था, वो आपको लॉर्ड मिंटो के समय दिया गया था। उसके बाद देखिए लॉर्ड हार्डिंग, इनके समय पे क्या था, दो चीज हुआ था।
एक राजधानी का परिवर्तन हुआ था। परिवर्तन कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। दूसरा इनके समय पे एक काम हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। रद्द कर दिया। ये दो काम इनके समय पे हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध भी इनके समय पे शुरू हुआ था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो चलिएगा। उसके बाद देखिएगा, जब चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनके समय में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट लाया गया था। रोलेट एक्ट लाया गया था। दूसरी बात, उनके समय पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वाला बाग हत्याकांड हुआ था। तीसरी बात है, इनके समय पे क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और 1919 का भारत सरकार अधिनियम उनके समय पे लाया गया था। भारत सरकार ने इंडिया गवर्नमेंट एक्ट लाया गया था 1919 का। और देखिए, इसी अधिनियम में क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन शुरू कर दिया था। प्रांतों में क्या शुरू हुआ था? द्वैत शासन। और इसी अधिनियम में 1926 में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम के तहत जो लोक सेवा पहले इलाहाबाद में था, बाद में दिल्ली में ले गया लोक सेवा आयोग, उसको पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, 1926 में बनाया गया था और 1919 का अधिनियम में इसकी बात की गई। प्रांतों में, प्रांत मतलब स्टेट में ठीक है। द्वैत शासन का मतलब होता है कि जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते थे, उनके कुछ मंत्री बनते थे और गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी मंत्री बनते थे। तो इसलिए अलग अलग तरह के मंत्री बनते थे, तो उसको द्वैत शासन कहा गया है। दो तरह के लोग होते थे शासन।